नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कई लोगों के जीवन को प्रभावित करता है जी। और कानूनी रूप से भी काफ़ी जटिल है। हमारे पास जो स्रोत है वो पत्नी क्रूरता पर तलाक की कानूनी रणनीति पर आधारित है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय कानून में, खासकर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, अगर पत्नी की तरफ से क्रूरता हो रही है तो तलाक के लिए क्या रास्ते हैं, क्या रणनीतियां हो सकती हैं। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है। हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत की जानकारी को थोड़ा आसान भाषा में सामने रखा जाए, जैसे कि कानूनी आधार क्या है, किस तरह के सबूत चाहिए होते हैं, अदालतों ने पहले क्या कहा है ऐसे मामलों में, और पूरी प्रक्रिया में क्या दांव पेंच हो सकते हैं। सही। खास तौर पर हम ये मानसिक क्रूरता पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसे साबित करना अक्सर मुश्किल माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। पर जैसा स्रोत बताता है, अगर व्यवहार के पैटर्न को सही से डॉक्यूमेंट किया जाए तो शायद ऐसे मजबूती से रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। बिल्कुल। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1311 IA है। हाँ। ये धारा क्रूरता को तलाक का एक वैध आधार मानती है। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि कानून क्रूरता को कैसे देखता है। अच्छा। वो किसी एक घटना को नहीं, बल्कि ऐसे लगातार व्यवहार के पैटर्न को देखता है। अच्छा, मतलब कोई एक झगड़ा क्रूरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा व्यवहार जिससे साथ रहना, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, वो असहनीय हो जाए। इसमें शारीरिक चोट पहुंचाना भी आता है और मानसिक पीड़ा देना भी। तो अदालतों ने समय के साथ इसकी व्याख्या कैसे की है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो धारा 1311 IA तो ठीक है, वो कानूनी आधार है, लेकिन अदालतों ने इसे कैसे समझा है, खासकर मानसिक क्रूरता को। आपने कहा व्याख्या जरूरी है। यहाँ वो समर घोष बनाम जया घोष वाला केस शायद अहम है। हाँ, बिल्कुल। समर घोष केस जो 2007 का है, वो मानसिक क्रूरता को समझने में एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ ऐसे व्यवहारों को पॉइंट आउट किया जिन्हें मानसिक क्रूरता माना जा सकता है। हालांकि ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। जैसे क्या? जैसे लगातार ऐसा बर्ताव करना या बेइज्जती करना जिससे बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा हो और जिसके कारण साथ रहना मुश्किल या कहें तो नामुमकिन सा लगने लगे, या फिर जानबूझकर साथी के स्वास्थ्य की या उसकी मानसिक शांति की उपेक्षा करना। अच्छा। या फिर बिना किसी वाजिब कारण के लंबे समय तक वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करना। तो दिलचस्प बात यह है कि इस न्यायिक व्याख्या ने क्रूरता का दायरा काफी बड़ा कर दिया है। ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। सही बात है। कई तरह के व्यवहार अगर उन्हें ठोस सबूतों से साबित किया जा सके तो वो क्रूरता माने जा सकते हैं। और जैसा स्रोत में आगे बताया गया है, सबूत इकट्ठा करना वो इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। ठीक है, तो सबूतों पर आते हैं। स्रोत इसे रणनीतिक अनिवार्यता कह रहा है, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि भारतीय अदालतें संभाव्यता के संतुलन यानी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज पर काम करती हैं। इसका क्या मतलब है? ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से अलग है? हाँ, ये उससे अलग है। बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का मतलब है कि आपको ये साबित करना है कि जो आप कह रहे हैं उसके सच होने की संभावना ज्यादा है। अच्छा, मतलब 50% से ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं। ओके। ये क्रिमिनल केस में जो हर संदेह से परे वाला स्टैंडर्ड होता है उससे कम सख्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इल्जाम लगा दिया और हो गया। नहीं, आपको सबूतों के जरिए एक पूरी कहानी बनानी होगी, एक विश्वसनीय कहानी। अच्छा। जो ये दिखाए कि हाँ, लगातार ऐसा व्यवहार हुआ है जो क्रूरता है और जिसकी वजह से साथ रहना अब मुमकिन नहीं रहा। ठीक है, तो सबूतों को कैसे रखें? स्रोत में कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं। हाँ, स्रोत सबूतों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटने का सुझाव देता है। पहला है शारीरिक क्रूरता के सबूत। इसमें तो सीधी चीजें हैं, जैसे चोट की मेडिकल रिपोर्ट, अस्पताल के रिकॉर्ड, पुलिस में की गई शिकायतें, FIR वगैरह। हाँ, FIR हो या फिर NCR भी, वो भी काम आ सकती है। चोटों की तस्वीरें और गवाह जैसे पड़ोसी। हाँ, पड़ोसी, परिवार के लोग, दोस्त जिन्होंने कुछ देखा या सुना हो। ये सबूत सीधे तौर पर दिखाते हैं कि शारीरिक नुकसान हुआ है। और दूसरी कैटेगरी है मानसिक क्रूरता के सबूत। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इसमें क्या आता है? हाँ, ये चुनौतीपूर्ण है। यहाँ स्रोत डिजिटल सबूतों पर बहुत जोर देता है। डिजिटल सबूत मतलब? जैसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, जिनसे ये पता चले कि मौखिक रूप से गाली गलौज हुई है, धमकी दी गई है, बेइज्जती की गई है या चरित्र पर कीचड़ उछाला गया है।
इसके अलावा अगर मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि किसी को मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा, तो उसके रिकॉर्ड्स भी बहुत महत्वपूर्ण सबूत हैं। अच्छा। और स्रोत ये भी बताता है कि अदालतों ने कई तरह के व्यवहारों को मानसिक क्रूरता माना है, जैसे पति की नौकरी न होने पर या कम कमाई पर लगातार ताने मारना, या सबके सामने बदनाम करना, या फिर बेवफाई या नपुंसकता जैसे झूठे और गंभीर आरोप लगाना। ये तो वाकई गंभीर है। हाँ। और तीसरा पॉइंट जो स्रोत ने उठाया है वो है झूठे कानूनी मामले। ये क्या है? हाँ, और ये रणनीतिक रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के मुताबिक अगर पत्नी ने पति या उसके घर वालों के खिलाफ झूठे केस दायर किए हैं, जैसे 498A? हाँ, जैसे दहेज उत्पीड़न के लिए धारा 498 या घरेलू हिंसा का कोई मामला, और बाद में पति या उसका परिवार उन मामलों से बरी हो जाता है या केस ही खारिज हो जाता है, तो ये झूठे मामले दायर करना ही अपने आप में एक बहुत मजबूत मानसिक क्रूरता का सबूत बन जाता है। अच्छा। हाँ, कुछ अहम केस हैं इस पर, जैसे के श्रीनिवास राव और रानी नरसिम्हा शास्त्री वाले मामले। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है। एक आलोक भारती केस में तो कोर्ट ने इसे सोशल टॉर्चर यानी सामाजिक प्रताड़ना तक कहा है। वाह, ये तो काफी मजबूत पॉइंट है। तो ये समझना कि अदालतों ने पहले क्या कहा है, मतलब ये जो न्यायिक दृष्टांत है, ये कितने जरूरी हैं। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ अकादमिक बहस के लिए नहीं है। सही केस लॉ का हवाला देने से आपके अपने केस को वजन मिलता है। और जो निचली अदालतें हैं उन्हें भी ये गाइडेंस मिलती है कि भाई ऐसी ही मिलती जुलती सिचुएशन में हायर कोर्ट्स ने क्या माना है। स्रोत में कई केस दिए हैं, लेकिन कुछ मेन सिद्धांत समझना जरूरी है। हाँ। जैसे समर घोष केस ने तो मानसिक क्रूरता की एक बड़ी परिभाषा दी, और एक बहुत पुराना फाउंडेशनल केस है दास्ताने बनाम दास्ताने 1975। हाँ, सुना है इसके बारे में। उसने ये स्थापित किया कि क्रूरता का मतलब ऐसा व्यवहार है जिससे जो पीड़ित पक्ष है उसके मन में आगे होने वाले नुकसान का एक वाजिब डर पैदा हो। अच्छा, मतलब इरादा जरूरी नहीं है? इरादा उतना जरूरी नहीं जितना व्यवहार का असर, ये मायने रखता है। और झूठे आरोपों के बारे में आपने के श्रीनिवास राव का जिक्र किया, और भी केस हैं इस पर? हाँ, कई हैं। जैसे विनीता सक्सेना बनाम पंकज पंडित में कहा गया कि चरित्र पे झूठे और गंभीर आरोप लगाना, जैसे नपुंसकता या व्यभिचार का आरोप, ये मानसिक क्रूरता है। नवीन कोहली केस, विजय कुमार भाटे केस, इनमें भी ऐसी अपमानजनक और झूठे आरोपों को मानसिक क्रूरता माना गया। वो आलोक भारती वाला केस भी? हाँ, आलोक भारती केस ने झूठे आरोपों और झूठी कानूनी कार्रवाई को सामाजिक प्रताड़ना कहा, और रानी नरसिम्हा शास्त्री केस ने फिर से कंफर्म किया कि झूठे 498A केस से बरी होना क्रूरता का सबूत है। लेकिन ये भी कहा कि सिर्फ शिकायत करना क्रूरता नहीं। हाँ, ये भी साफ किया कि सिर्फ शिकायत दर्ज करना अपने आप में क्रूरता नहीं है, जब तक कि वो झूठी साबित न हो जाए। अच्छा, क्या परिवार से जुड़े दबाव या दूसरी इमोशनल चीजें भी क्रूरता हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। जैसे एक केस है नरेंद्र बनाम के मीना। उसमें अदालत ने माना कि पति को उसके माँ बाप से अलग रहने के लिए मजबूर करना, ये भी मानसिक क्रूरता हो सकता है। अरे वाह। समर घोष केस में आत्महत्या की धमकी देने को भी एक फैक्टर माना गया था। वी भगत और जयचंद्र जैसे मामलों ने इस बात पर जोर दिया कि व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित पक्ष के लिए दूसरे के साथ बिना लगातार मानसिक पीड़ा या तकलीफ के रहना संभव ही ना हो। इसमें कई चीजें आ सकती हैं। बिना वजह संबंध बनाने से इनकार करना, बेवफाई या दहेज के झूठे आरोप लगाना, लगातार बेइज्जती करना। स्रोत में एक और दिलचस्प केस का जिक्र था, श्री राकेश रमन बनाम श्रीमती कविता। इसमें आपसी क्रूरता की बात थी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस केस में अदालत ने संकेत दिया कि अगर शादी आपसी कड़वाहट और क्रूरता की वजह से इस हद तक टूट चुकी है कि उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, irretrievably broken down? हाँ, irretrievably broken down, तो उसे भंग किया जा सकता है, भले ही क्रूरता दोनों तरफ से हुई हो। अच्छा। ये दिखाता है कि कानून कैसे प्रैक्टिकल सच्चाइयों को भी देख रहा है, जहां अब रिश्ता बचाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। तो ये तो साफ है कि कोर्ट के फैसले बहुत मायने रखते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास सबूत भी हैं और लगता है कि केस लॉ भी उनके पक्ष में है, तो असल प्रक्रिया कैसे चलती है? स्रोत में याचिका दायर करने से लेकर आगे की कार्यवाही के कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। हाँ, प्रोसेस को भी स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना होता है। पहला कदम है याचिका का मसौदा तैयार करना, ड्राफ्टिंग। इसमें साफ तौर पर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)
IA का जिक्र होना चाहिए। क्रूरता की जो घटनाएं हैं उनका पूरा विवरण तारीखों के साथ, डिटेल में। हाँ बिल्कुल। और उन घटनाओं का याचिकाकर्ता की सेहत पर मानसिक या शारीरिक क्या असर पड़ा ये बताना जरूरी है। और अंतरिम राहत। हाँ, अगर जरूरत है तो अंतरिम राहत, जैसे कि हैरासमेंट से प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर, उसकी रिक्वेस्ट भी डाली जा सकती है। भाषा बिल्कुल साफ और सटीक होनी चाहिए। और अगर मामला कोर्ट में लड़ा जाता है, मतलब कॉन्टेस्ट होता है, स्रोत कहता है ज्यादातर ऐसा ही होता। हाँ, ज्यादातर मामले कॉन्टेस्टेड ही होते हैं, तो विवादित कार्यवाही के लिए पूरी तैयारी चाहिए। कैसे? अपने सारे सबूतों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पेश करना होगा। गवाहों को तैयार करना होगा ताकि वो कोर्ट में भरोसेमंद तरीके से गवाही दे सकें। अगर दूसरी पार्टी कोई आरोप लगाती है तो उनका खंडन करना होगा सबूतों के साथ। और स्रोत ये भी सलाह देता है कि कोर्ट में अपना व्यवहार शांत रखें, डिग्निफाइड रखें। गुस्सा नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। इमोशनल होने से आपका केस कमजोर हो सकता है। प्रक्रिया का एक और पहलू है मध्यस्थता या समझौता। क्या ये एक बेहतर रास्ता हो सकता है? ये निश्चित रूप से एक विकल्प है जिस पर सोचना चाहिए, खासकर तब जब आपके पास मजबूत सबूत हों। अच्छा। आप उन सबूतों का इस्तेमाल करके आपसी सहमति से तलाक, जो धारा 13B में होता है, उसके लिए बेहतर शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। इससे न सिर्फ लंबी और महंगे मुकदमेबाजी से बच सकते हैं, बल्कि गुजारा भत्ता यानी एलिमनी वगैरह पर भी कोई ठीक-ठाक समझौता हो सकता है। टाइम भी बचता होगा। बिल्कुल। जहां कॉन्ट्रेस्टेड केस में 1 से 5 साल या उससे ज्यादा लग जाते हैं, आपसी सहमति से मामला 6 से 18 महीने में निपट सकता है। तो एक मजबूत एविडेंस बेस आपको नेगोशिएशन टेबल पर भी स्ट्रांग बनाता है। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में कुछ जोखिम भी तो होंगे। स्रोत कुछ चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों का भी जिक्र करता है, जैसे झूठे जवाबी केस का खतरा। हाँ, ये एक आम चुनौती है। जैसे हमने पहले बात की, बदले की भावना से पत्नियों का धारा 498A या घरेलू हिंसा वगैरह के केस करना असामान्य नहीं है। तो क्या करें? स्रोत की रणनीति साफ है। इन मामलों का पूरी मजबूती से सामना करें, उनमें बरी होना सुनिश्चित करें और फिर उसी बरी होने को अपने तलाक के केस में पत्नी की मानसिक क्रूरता के सबूत के तौर पर पेश करें। अच्छा, ये तो स्मार्ट है। दूसरा जोखिम है सबूत जुटाने का बोझ, खासकर मानसिक क्रूरता के लिए। बिल्कुल, क्योंकि मानसिक क्रूरता दिखती नहीं है, तो उसे साबित करने के लिए लगातार और ठोस सबूत चाहिए। सिर्फ गोलमोल बातें या आरोप काफी नहीं होंगे। पैटर्न दिखाना होगा। हाँ, व्यवहार का एक पैटर्न दिखाना होगा। इसीलिए हर चीज को डॉक्यूमेंट करना, डिजिटल सबूत संभाल कर रखना, जरूरत पड़े तो साइकोलॉजिकल हेल्प लेना, ये सब मिलकर एक मजबूत केस बनाते हैं। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल सेफ्टी मेजर्स की भी बात करता है, खुद की और प्रॉपर्टी की सेफ्टी। हाँ, ये भी जरूरी है। अगर दुर्व्यवहार चल रहा है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने पर विचार कर सकते हैं। अपने फाइनेंस को सुरक्षित करना भी समझदारी है, जैसे अलग बैंक अकाउंट रखना, प्रॉपर्टी के पेपर्स ठीक रखना और मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है उसे दर्ज करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग लेना। ये इमोशनली तो मदद करता ही है, सबूत का हिस्सा भी बन सकता है। इन जोखिमों को समझना और उनसे निपटने की योजना बनाना, इससे उम्मीदें भी यथार्थवादी रहती हैं। तो आखिर में यथार्थवादी उम्मीदों की बात करते हैं। ऐसे केस में सक्सेस रेट कितना रहता है और इसका पैसे वैसे पर, जैसे एलिमनी और बच्चों की कस्टडी पर क्या असर पड़ता है? देखिए, स्रोत के अनुसार सक्सेस रेट सीधा सीधा इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सबूत कितने मजबूत और विश्वसनीय हैं। अच्छा। अगर सबूत पुख्ता हैं और क्रूरता का पैटर्न साफ दिखता है तो सफलता की संभावना ज्यादा होती है। और पैसे का क्या, एलिमनी? जहां तक वित्तीय पहलू का सवाल है, अगर पति ये साबित कर देता है कि पत्नी ने क्रूरता की है तो अदालत गुजारा भत्ता कम कर सकती है या खत्म भी कर सकती है, खासकर अगर पत्नी खुद कमा रही है और आत्मनिर्भर है। बच्चों की कस्टडी के मामले में अदालत का फोकस हमेशा बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट पर होता है, लेकिन पत्नी का गलत या क्रूर व्यवहार दिखाना पति के केस को कस्टडी विवाद में मजबूत कर सकता है। और टाइम और कॉस्ट? जैसा हमने पहले कहा, कॉन्टेस्टेड तलाक में 1 से 5 साल या ज्यादा लग सकते हैं और ये महंगा भी होता है, वकील की फीस, कोर्ट का खर्चा। इसकी तुलना में मध्यस्थता या आपसी सहमति 6 से 18 महीने में हो सकती है। तो ये समय और पैसे दोनों लिहाज से बेहतर विकल्प है, अगर शर्तें मंजूर हों। लेकिन हर केस अलग होता है। बिल्कुल, हर केस अलग है और आखिरी फैसला सबूतों और जज के विवेक पर निर्भर करेगा। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में स्रोत कुछ मुख्य रणनीतिक सिफारिशें देता है, क्या आप उन्हें संक्षेप में बता सकते हैं? जरूर। स्रोत कुछ खास बातों पर जोर देता है। पहला, हर चीज डॉक्यूमेंट करें। सब कुछ? हाँ, डिजिटल सबूत, टेक्स्ट, ईमेल, रिकॉर्डिंग,
मेडिकल रिपोर्ट, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट सब इकट्ठा करें, संभाल कर रखें। ये बहुत कीमती हैं। ठीक है। दूसरा, झूठे मामलों का डटकर सामना करें। अगर झूठे केस हों तो उनमें बरी होने की पूरी कोशिश करें और फिर उसे क्रूरता के सबूत की तरह इस्तेमाल करें। तीसरा, भरोसेमंद गवाह तैयार करें। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी जो भी गवाही दे सकें उन्हें तैयार रखें। केस से मिलते जुलते अहम फैसलों का सही तरीके से हवाला दे सके। और पांचवा, समझौते के लिए मध्यस्थता पर विचार करें। अगर सबूत मजबूत हैं तो बातचीत से जल्दी और बेहतर समाधान निकालने की कोशिश करें। ये तो बहुत ही डिटेल्ड और उपयोगी जानकारी है। हाँ, और इस पूरी चर्चा से एक बड़ा विचार ये भी निकलता है कि वक्त के साथ मानसिक क्रूरता की कानूनी समझ कैसे बदली है, कैसे विकसित हुई है। कानून अब सिर्फ शारीरिक चोट तक ही नहीं देखता, बल्कि व्यक्ति की इज्जत, उसकी मानसिक शांति और एक सुकून भरी जिंदगी जीने के अधिकार को भी महत्व दे रहा है। सही बात है। और साथ ही वो श्री राकेश रमन जैसे केस, जहां आपसी क्रूरता और शादी के पूरी तरह टूट जाने की बात आई, वो हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि कब एक रिश्ता सच में मरम्मत के लायक नहीं बचता, भले ही गलती पूरी तरह एक ही पार्टी की न हो। और ये कानून के संभावित दुरुपयोग को रोकने और जो सच में पीड़ित हैं उन्हें न्याय दिलाने के बीच एक संतुलन बनाने की जो लगातार चुनौती है, उसे भी दिखाता है। आज इस स्रोत सामग्री के जरिए इस जटिल विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। ये साफ है कि पत्नी की क्रूरता के आधार पर तलाक लेना एक भावनात्मक और कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। जी बिल्कुल। इसमें बहुत सावधानी से रणनीति बनानी पड़ती है और पुख्ता सबूत जुटाने होते हैं। उम्मीद है कि इस बातचीत से उन लोगों को कुछ मदद मिलेगी जो इस स्रोत में दी गई रणनीतियों और कानूनी बारीकियों को समझना चाहते हैं। उम्मीद तो यही है। जैसा कि आपने आखिर में कहा, ये विषय हमें शादी, व्यक्तिगत गरिमा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच के नाजुक संतुलन पर सोचने पर मजबूर करता है। खासकर इस बात पर कि कानून का उपयोग न्याय के लिए कैसे हो, न कि किसी को परेशान करने के लिए।